हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स हब। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट और हम लोग पार्ट बी का एंड पोर्शन में हैं। हाँ, कंपैरेटिव और कॉमन साइज बचा हुआ है, मैं उस पर भी कोशिश करूंगा कुछ शॉर्ट वीडियोस वगैरह बना कर छोड़ूं, लेकिन आज फिलहाल सीखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर से ना एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो पक्का आएगा। एक ब्रॉड क्वेश्चन आएगा, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन एक नंबर का पूछ सकता है, तो ओवरऑल देखा जाए तो 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यदि हम प्रैक्टिकल एग्जाम का बात करें तो कुछ स्कूल्स में क्या होता है ना, प्रैक्टिकल एग्जाम में आपका रिटन टेस्ट का भी क्वेश्चन होता है। 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें से एक कुछ स्कूल्स कैश फ्लो लेता है, कुछ कैश फ्लो और रेशियो मिलाकर लेता है, तो 6 + 6 12 मार्क्स का। यानी ओवरऑल यदि हम कहें तो हम बोल सकते हैं बॉस, इस चैप्टर से कैश फ्लो स्टेटमेंट से प्रैक्टिकल और आपका बोर्ड एग्जाम दोनों से कम 12 से 14 नंबर 12 to 14 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा। फिलहाल अभी चलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या, जानते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ फ्लो ऑफ कैश, कैश का आना और कैश का जाना, यानी फ्लो ऑफ कैश। फ्लो ऑफ कैश, फ्लो ऑफ कैश का मीन्स 2 पार्ट होता है भाई। एक होता है इन फ्लो ऑफ कैश, दूसरा हो गया आउट फ्लो ऑफ कैश। सो ओवरऑल वी कैन से इन फ्लो ऑफ कैश एंड आउट फ्लो ऑफ कैश दैट मेक द स्टेटमेंट, दैट इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड क्वेश्चन ये है, ये कौन सा एक्ट में आता है, ये कौन सा एक्ट में आता है। तो सिंपल सी बात है, पहले इसको समझिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट का यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको दिखाएंगे कौन सा एक्ट में आता है। तो ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्ट की बात करें तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्ट 3 रिवाइज्ड। नंबर 1 में मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्कस किया। नंबर 2 कौन सा एक्ट में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। नंबर 3 ये है कि इसमें हम लोग समझेंगे कैश का मतलब क्या होता है, कैश और कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश का मतलब समझ में आ रहा है, कैश मतलब कैश। कैश इक्विवेलेंट का मतलब आप कैश इन हैंड एक्चुअली इसी का पार्ट हो गया। कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कुछ लोग करेंट इन्वेस्टमेंट भी इसको लिख सकते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, चेक एंड ड्राफ्ट इन हैंड। तो ये सारा बेटा, सारा आइटम को मिला देंगे तो हमारा कैश इक्विवेलेंट। एग्जाम में जब हम लोग कैश फ्लो का बड़ा सा सवाल बनाएंगे ना, उसमें ये सब आएगा। तो व्हाट इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट? द कैश फ्लो स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट विच शो द इनफ्लो ऑफ कैश एंड द आउटफ्लो ऑफ कैश दैट रिकॉर्डेड इन अ स्टेटमेंट, दैट इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट। दैट statement are recorded in the Accounting Standard Act 3 revised. Now third point is, what do you mean by cash equivalent? कैश इक्विवेलेंट का मतलब जो कैश का जैसा ही दिखता हो, जैसे कैश इन हैंड, चेक इन हैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करेंट इन्वेस्टमेंट एंड चेक एंड ड्राफ्ट इन हैंड। तो ये बेटा टॉपिक, अब हम इसको आगे एक एग्जांपल्स के द्वारा प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, एक कंटेनर बना रहा हूं मैं, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा। इस कंटेनर में हम 3 नल को लगा रहे हैं। ये देखिए, टेप 1, टेप ए, टेप बी, टेप सी। ये 3 से ना आ रहा है पैसा इसके अंदर, ये सी, ये पैसा आ रहा है, इनफ्लो ऑफ कैश। और यहां से हम 3 नल को निकालते हैं। ये 3 नल को निकाले हैं।
इसका नाम दिए डी ई डी, थोड़ा सा डी करना होगा भाई। ये देखिए यहाँ से पैसा निकल रहा भाई, ये देखिए पैसा निकल रहा। तो ये जो पैसा आया ना, ये पैसा आने के पीछे 3 एक्टिविटी है। एक को बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा को बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जो पैसा निकल रहा है ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा निकलता होगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पैसा निकलता होगा, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पैसा निकलता होगा। तो ये 3 एक्टिविटी को जब मिलाएंगे तो A प्लस B प्लस C, तो ये तीनों मिलाकर देखना भैया पैसा कितना आया, पैसा कितना गया। अब आगे देखते हैं। ये एक बिजनेसमैन है, इसको इरेज करेंगे। अब बच्चों एक नया कहानी समझाने का कोशिश करेंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। यदि वीडियो को पूरा डिटेल्स में देखना और समझना है तो ही मज़ा आएगा। ये हो गया बॉस OPA, A फॉर एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी, F एक्टिविटी, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ये भैया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये हमारा A है, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। बिजनेस का ऑपरेशन यहां से स्टार्ट हुआ बॉस, इस जगह से बिजनेस स्टार्ट हुआ। थोड़ा देर पहले आपको मैंने दिखाया था ना कि किस तरह एक कंटेनर में इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है। तो अब सवाल उठता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पैसा कहां कहां से आएगा। ये हो गया इनफ्लो, ये हो गया आउटफ्लो। चलिए माल को हम परचेज किए, मान लीजिए मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है, मैं 1 लाख रुपया का माल परचेज किया। आप बताइए कैश आएगा ना जाएगा? सिंपल सा आपका माथा में आता होगा सर कैश तो जाएगा। चलिए हमने माल सारा बेच दिया। ड्यूरिंग द फेस्टिवल टाइम आई परचेज गारमेंट्स फ्रॉम द डिफरेंट कंपनीज एंड सोल्ड आउट इन फेस्टिवल, ड्यूरिंग द फेस्टिवल टाइम। देन व्हाट द सिनेरियो यू विल थिंक दैट व्हेन आई परचेज कैश गोज, व्हेन आई सेल कैश कम्स इन। यानी सर जब हम लोग सेल करेंगे हमारा पैसा आएगा, हम जब परचेज करेंगे हमारा पैसा जाएगा। ये हुआ कैश परचेज कैश सेल। मान लीजिए मैंने सर क्रेडिट में बेचा हो, हमारा सेल कैश में भी हो सकता है, हमारा सेल क्रेडिट में भी हो सकता है। कैश में तो पैसा आया, परचेज भी तो सब हो सकता है ना, कैश में और क्रेडिट में। कैश में परचेज किए पैसा संगे संग चला गया। लेकिन यदि हम क्रेडिट में परचेज किए होंगे ना तो हमारा क्रेडिटर, सॉरी जब क्रेडिट में सेल किए होंगे तो हमारा कस्टमर्स बढ़ जाएगा, डेटर्स। और जब हम क्रेडिट में परचेज किए होंगे तो मेरा क्रेडिटर बड़ा होगा। यानी सिंपल सी बात है सर, यदि हमने परचेज किया है क्रेडिट में और क्रेडिटर से पैसा मिलेगा तो इनफ्लो, रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर, सॉरी रिसीव फ्रॉम डेटर, रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा मिला, इनफ्लो ऑफ कैश, पेड टू क्रेडिटर, पेड टू क्रेडिटर, आउटफ्लो ऑफ कैश। तो ये हमारा बिजनेस का ऑपरेशन हो रहा है, इनफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश। ओवरऑल आई थिंक मैंने समझाने का कोशिश किया। क्रेडिटर से पैसा मिला, सॉरी क्रेडिटर को मैंने पेमेंट किया, डेटर से पैसा मिला, ये हमारा बिजनेस चल रहा भाई। बिजनेस चला, बिजनेस किए, बिजनेस से क्या कमाएंगे सर? प्रॉफिट अर्न करेंगे ना, प्रॉफिट। और जब हम प्रॉफिट अर्न करेंगे तो उस प्रॉफिट का पैसा को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे क्योंकि इनकम हो गया है। अच्छा इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट का बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है। हो सकता है मैं कुछ एफडी कर दूं, फिक्स डिपॉजिट। हो सकता है मैं कुछ इन्वेस्टमेंट इन शेयर, मैं शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। हो सकता है मैं कुछ फिक्स्ड एसेट्स परचेज करूं। एक बात बताइए, मेरा 2 लाख रुपया का प्रॉफिट आया, 50,000 रुपया का प्रॉफिट मैंने फिक्स कर दिया, पैसा आया ना गया? सोच के बताइए। बस सर पैसा तो चला गया, लेकिन हम जो एफडी किए थे उस एफडी से अपने को इंटरेस्ट मिला। ये इनफ्लो ऑफ कैश या आउटफ्लो ऑफ कैश? सर इंटरेस्ट मिला तो इनफ्लो ऑफ कैश। एफडी किए 2 लाख रुपया था, 50,000 रुपया जाके बैंक में एफडी कर दिया।
तो बैंक में एफडी कर दिया या आरडी कर दिया, जो भी किया, तो पैसा तो सर मेरा गया। हम इन्वेस्टमेंट कर दिए शेयर मार्केट में, हमने शेयर में पैसा लगाया, अच्छा काम किए, वेरी गुड, शेयर में पैसा लगाया तो मेरा आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ। लेकिन सर यहाँ जो शेयर से अपने को ना डिविडेंड मिल रहा होगा, तो ये हमारा क्या होगा, ये मेरा इनकम है। उस तरह हमने एसेट्स परचेज किया, तो सर एसेट्स परचेज करना तो अच्छा बात है, एसेट्स परचेज किए मतलब जमीन खरीद ली, 2 लाख रुपया का जमीन खरीद लिए, अच्छा बात है। तो 2 लाख रुपया का जमीन खरीदा, जमीन तुम्हारा पास आया, लैंड कम्स मनी गोज, इसका मतलब फिक्स्ड एसेट्स परचेज, दैट इज इन इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो ऑफ कैश। लेकिन हम जब इस इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो पैसा आएगा। अच्छा, बेचने से मेरा प्रॉफिट हो सकता है ना, यदि प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस भी तो हो सकता है, तो बोल सकते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो ये हमारा, हम जो प्रॉफिट किए हैं उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट को डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज द इन्वेस्टमेंट। And now the questions comes in our mind, what are the sources for commencing the business? Yes, I invest the money in the operation of the business and earn the profit and invest in the various instrument. Now the question is, what are the important sources for investing this, from we are collecting the fund for the commencing the business? Sir, this is the financing activities. एक बिजनेस शुरू करने के लिए अपने को फंड चाहिए भाई, तो फंड कहां से आ सकता है? तो सर फंड का ना 2 सोर्सेस है, एक हो गया ओनर्स फंड, दूसरा हो गया सर बोरोवर्स फंड। ओनर्स फंड का मतलब हम लोग पैसा को कहां से लाएंगे, शेयर कैपिटल के माध्यम से। दूसरा कहां से लाएंगे, डिवेंचर के माध्यम से, जिसको हम लोग डेप्ट बोलते हैं। तो एक बात बताइए, हमको बिजनेस सेटअप करने के लिए पैसा का जरूरत है। मैं एक बड़ा कंपनी बन चुका हूं, मैं अब छोटा कंपनी नहीं रहा, बड़ा कंपनी बन चुका हूं। अब मैं मार्केट में शेयर को ना इशू कर सकता हूं। अब शेयर कैसे इशू होता है, ये हम जब आपको शेयर कैपिटल पढ़ाएंगे, इशू ऑफ शेयर पढ़ाएंगे, तो वहां डिटेल्स शेयर के बारे में आपको ये सोचना है कि हमको बिजनेस करना है, पैसा कहां से आएगा। सिंपल सी बात है, को रिलेटिव से मांग लीजिए या तो आप बैंक से लोन लीजिए। अच्छा, बैंक से लोन लेंगे तो बैंक को क्या देंगे, इंटरेस्ट पेड करेंगे। तो हमने जो लोन लिया यहाँ पर, ये लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक, या फिर हम डिवेंचर होल्डर से पैसा मांगे हों, तो ये सब हमारा क्या हो गया सर, डेप्ट हो गया। यहाँ पर क्या किया ना, हम मार्केट से कुछ लोगों से पैसा लिए और बोले भैया तुम पैसा दो, तुमको अपना मालिक बना देंगे, हिस्सेदार। अच्छा, ये जो हमारा पैसा लगाया है, देखिए मिस्टर ए लगाया है, मिस्टर बी लगाया है, मिस्टर सी लगाया है, मिस्टर, ये सब क्यों ना शेयर होल्डर, हमारा पैसा हमको मान लीजिए दिया। तो हम जो पैसा यहाँ से लिए कहाँ पर आया, फाइनेंस। ये पैसा कहाँ लगाए होंगे, बिजनेस में। अच्छा, बिजनेस से आपने क्या किया होगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट से क्या किया होगा, इस जगह लगाया होगा। अच्छा बात है। अच्छा, यहाँ भी तो आप पैसा लगाए, तो यहाँ भी तो कुछ पैसा कमा रहे हैं, यहाँ भी कुछ पैसा कमा रहे हैं। तो सीधी सी बात है भाई, आपका जो नेट प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा काट कर आप इन लोगों को दीजिएगा, डिविडेंड दीजिएगा सर। और यहाँ पर जो डिविडेंड देंगे उसका नाम है प्रपोज डिविडेंड या फिर इंटेरिम डिविडेंड। सॉरी, डी लिखना है तो टी लिखा जा रहा, इंटेरिम डिविडेंड। ये प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड देना है। और इनको देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन देने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन देने वाले हैं। तो सर ये तीनों पॉइंट देखा जाए तो मैंने आपको जर्नी बताया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है। याद रखिएगा, बिजनेस का ऑपरेशन से जो पैसा आएगा या जो खर्च होगा उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलेंगे या ऑपरेटिंग इनकम बोलेंगे। और यहाँ से आपका जो खर्चा है उस खर्चा को नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सेम यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर भी जो खर्चा है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा भाई। आई थिंक मैंने आपको पूरा कैश फ्लो का जर्नी समझाया। अब मैं इसका एक जर्नी और थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए, मजा आएगा। तो बेटा थोड़ा सा ना मैं इसको अलग ढंग से और एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ।
एक्चुअली मेरा इंटेंशन है कि फॉर्मूला लर्न करने का नहीं, फॉर्मूला खुद से बनाना है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि मेरा वीडियो स्किप करने का ज़रूरत नहीं है। यदि स्किप किए तो आप भी स्किप हो जाइएगा। तो देखिए, ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट होता है, इधर में कुछ ऑपरेटिंग इनकम लाइक कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ये सब ऑपरेटिंग इनकम आता है, मैंने बिजनेस का ऑपरेशन से जो इनकम आए। ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब मेरा बिजनेस का पैसा नहीं है, अदर सोर्सेज से पैसा आ रहा है, तो ये मैंने इंडिकेट किया। देखिए कि स्माइलिंग फेस बनाया हूँ मैं। यहाँ पर क्या क्या होता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, रिसीव इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव। मैंने इसको ना दो पार्ट में दिखाया हूँ, ठीक है। एक तो रेंट रिसीव वाला हो गया। इधर में कुछ हमारा एक्सपेंसेस है, कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग में ना दो तरह का खर्चा होता है, कुछ कैश कुछ नॉन कैश। तो मेरा काम केवल नॉन कैश से है, इसलिए मैंने नॉन कैश लिया। डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, रिटर्न ऑफ, सॉरी डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। यहाँ कुछ और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का चार्ट है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट, और ऑल्सो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल रिटर्न ऑफ, ये सारा का सारा नॉन ऑपरेटिंग है। अब क्या करेंगे, दिस प्लस दिस, इसके साथ ही माइनस करेंगे, तो जो आपके सामने आंसर दिखाई पड़ेगा उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मैंने इसको यहाँ ट्रांसफर किया, थोड़ा मैंने इस प्रॉफिट एंड लॉस को एक्सटेंड कर दिया, और इसके बाद मैंने एक फॉर्मेट को बढ़ाया है, बाय नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिखना है। इसके साथ हमने क्या कुछ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस किया, लाइक प्रपोज डिविडेंड, प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड, करेंट ईयर, टैक्स एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेस। ये करने के बाद अपने को जो आंसर मिलेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लेकिन हम लोग जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में देखिएगा आपको सबसे पहले मिलेगा ए नंबर देकर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और उसका नीचे लिखा हुआ रहता है वर्किंग नोट 1। तो वर्किंग नोट 1 लर्न करने का जरूरत नहीं है। अब आइए आपको सिखाते हैं कि किस तरह से हम लोग करते हैं। तो अभी जो आपको आया ना, वो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हम लोग जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले ए नंबर लिखा रहता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैं थोड़ा सिंपल लिख रहा हूँ, स्पेस का शॉर्टेज है, लेकिन इतना तो श्योर है कि कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा मैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या चाहिए ना, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए। तो बच्चों, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जानने के लिए अपने को ना इस जगह पहुंचना है, लेकिन हमको दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अब सवाल उठता है कि यहां से सर यहां कैसे पहुंचेंगे, तो बैक कैलकुलेशन, ये सारा आइटम को इसका ऐड करते जाइए। और एक बात, कभी कभी टैक्स रिफंड बोल के भी आता है सर, टैक्स रिफंड भी रहता है, क्वेश्चन में दिया होगा, याद रखिएगा। तो अब बैक, दिस प्लस दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस। तो आइए क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स मैंने यहां पर लिखा। देखिए आपको मैं थोड़ा डॉट डॉट से प्रेजेंटेशन देने का कोशिश करूंगा। ये देखिए, या फिर यू देखिए, ये है जर्नी बॉस, ये जर्नी यहां से यहां आया। इसके बाद ये जितना भी आइटम आपको लॉलीपॉप दिखाई दे रहा है, 1 2 3, ये सारा लॉलीपॉप देखिए यहाँ का ऐड हो गया, और ये जो टैक्स रिफंड देखिए माइनस हो गया। तो अभी मैंने इसको ए से इंडिकेट किया। देखिए रेट शायद उतना रिफ्लेक्ट नहीं करता होगा, लेकिन मैं फिर भी समझा रहा हूं। अब जो मेरा आंसर आएगा ए, ये हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर, ये उठ के यहां आ गया सर, ये उठ के यहां आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ये जितना भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ये डेप्रिसिएशन, ये जो आपको दिखाई दे रहा, देखिए इसको यहां से टर्न ले लेंगे। ये जो दिखाई दे रहा है, ये सबको उठाना है हनुमान जी के जैसा और ले जाके यहां पटक देना है। तो प्लस करेंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये सारा प्लस हो जाएगा। और लेस करना चाहें तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम,
एक कुछ प्लस का है, कुछ माइनस का है, और मैं मान लेता हूं ये पूरा ई जो आदमी है ना, इसको मैं इंडिकेट किया बी और इसको मैं इंडिकेट किया सी, तो ये बी वाला जाकर प्लस हो जाएगा सर। तो यहां पर बी वाला प्लस हो गया और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है वो सी वाला माइनस हो गया। अब इसके साथ जो ये माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा इसको मान लेते हैं डी। आई थिंक रेट थोड़ा सा चमक रहा होगा, लेकिन थोड़ा तो असर आएगा। तो ये जो डी हुआ ना सर, इस डी को हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। इतना तो श्योर है, कॉन्सेप्ट आपको पानी लगता होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, इसमें फिर हम लोग कुछ ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? डिक्रीजिंग करेंट एसेट्स, इंक्रीजिंग करेंट लायबिलिटी, और यहां पर फिर कुछ लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे? इंक्रीजिंग करेंट एसेट्स, डिक्रीजिंग करेंट लायबिलिटी। अब आपको यह समझ में आता होगा सर करेंट एसेट घटने से ऐड क्यों होता है और करेंट एसेट बढ़ने से लेस क्यों होता है, या फिर वाइस वर्सा करेंट लायबिलिटी के साथ ऐसा क्यों होता है। इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी क्या ना ऑलरेडी वीडियो 20 मिनट्स प्लस जा रहा है। ज़्यादा करेंगे तो 1 घंटा चला जाएगा, ऐसे भी आप लोग स्किप करने में माहिर हैं, ठीक है। तो फिर भी आपका दर्द समझता हूँ मैं। और ये करने के बाद मान लेते हैं ये पूरा पार्ट मेरा ई हुआ, डी के साथ, सॉरी इसको नहीं करते हैं, ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद इसके साथ जो आएगा उसको एफ मानते हैं। इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल। अब यहां से करेंगे लेस टैक्स पेड, लेस टैक्स पेड, और ये जो आंसर आया बाहर में इसको जी किए, जी नहीं इसको कैपिटल ए ही समझते हैं। ये कैपिटल ए, ये ना ये कैपिटल ए। अब यहां पर बी नंबर देंगे सर। बी नंबर में क्या देंगे? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्या होगा? आइदर परचेज ऑफ एसेट्स या फिर सेल ऑफ एसेट्स। आप देख लीजिएगा, दोनों में से जो इफेक्ट आएगा उस इफेक्ट को हम बाहर फेंकेंगे, दैट इज द बी। सी नंबर में क्या होगा सर? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होगा? या तो हम लोग शेयर को परचेज किए होंगे, नहीं तो शेयर को रिडीम किए होंगे, यानी या तो हम लोग सिक्योरिटी परचेज किए होंगे या तो सिक्योरिटी सेल किए होंगे। तो परचेज सेल करने का जो इफेक्ट आएगा उसको बाहर करेंगे सी। इसका बाद प्यारा सा लाइन खींचेंगे, फिर ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी करने से कुछ ना कुछ तो आएगा। थोड़ा सा जगह का शॉर्टेज है, यहाँ पर कुछ लिखते हैं, ये आया होगा। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट, मैंने डिस्कस किया था, इसका साथ ऐड कर दीजिए, आपको क्लोजिंग कैश रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये था कैश फ्लो स्टेटमेंट का, मैंने जीरा से लेकर हीरा तक बताया है। यदि ये पॉइंट को ध्यान से देखिएगा ना तो आपको लगेगा कि नहीं पॉइंट मैं समझा हूं, मैंने पूरा जर्नी बताया सर, कहां से कैश फ्लो पैदा हुआ, फिर कैश फ्लो कैसे कैसे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग से किया, कहां कहां ये इफेक्ट डाला। आई होप आप इस वीडियो को जरूर प्यार करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात बॉस, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तो शेयर करने से क्या होगा ना, उन बच्चों को भी हेल्प मिलेगा जिसको कैश फ्लो ना काफ़ी टफ लगता है, उसका लिए भी आप भला का काम करोगे। सो प्लीज़ गिव योर कमेंट्स, लाइक तो जरूर करें, क्योंकि कमेंट में यदि आपको ऐसा लगता है, हो सकता है कि कुछ बच्चों को मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा ना लगता हो, तो यदि आप कमेंट देंगे तो मैं शायद उस गलती को ठीक करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।